डन विद राइटिंग। एक अलग नया पैसेज मत लिख देना, है ना। यू हैव टू राइट डाउन इन द सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट वर्ड्स, इन शॉर्टर वर्ड्स, जैसे आप प्रेसी राइटिंग करते थे इन स्कूल डेज, राइट। इज पेनीलेस, पेनीलेस एंड विक्टर आर वेल ड्रेस्ड मैन आर लिव इज द वॉलेट एंड यस वेरी गुड। नो 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 नो, वेरी सरप्राइज, सरप्राइज पे खत्म हो गया ना। ही फाउंड अ की, यस गुड। ऑल ऑफ यू हैव रिटन। In your own words, write down the shortest way. Yes, he found a key. Don't mention it. Why? Specifics are not allowed. Specifics are not allowed. Specifics allowed नहीं है. Are you getting my point? Specifics are not allowed. Specific means what? Any data, any specific information. जैसे की उसने उसको की मिली, नहीं नोट करना है, राइट। वॉलेट में बहुत ज्यादा पैसे थे, नो, वॉलेट इज सफिशिएंट। चोरी की इज सफिशिएंट, राइट, दैट्स एनफ। बट इफ यू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग, तो वो आप एक नया पैसेज रेडी कर दोगे, राइट। नाउ क्या शॉर्ट में लिखा? एनीवन हु वांट्स टू आस्क? यस। The author describes about Victor R, who has recently stolen a wallet from a person. Victor had been jobless from a very long time and had to stoop down to this low level of, you can say. But the thing is, when you describe any viewpoint of author, तो author mention कर दो। जैसे this is according to author. Suppose if I say um, stealing anything from another person is what? Is it good or not according to you? No. But ऑथर इज फेवरिंग, तो हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं। तुम्हारा बाकी सब सही है बिल्कुल, बस ये है कि यू हैव टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू ऑथर। ऑथर फील्स दैट ही इज पेनीलेस एंड ऑल दिस थिंग्स। पेनीलेस होने का मतलब ये थोड़ी कि हम चोरी स्टार्ट कर दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर सो अदर वेज, सो मेनी अदर वेज। आप मेहनत करो, एक जगह नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा काम। ये थोड़ी है कि आप फिर चोरी ही करने लगो, राइट। तो ये काम अभी मैं 2-3 बार और करवाऊंगा आपको, राइट, ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन जेनरिक टर्म एंड अवॉइडिंग और इग्नोरिंग द स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, आई विल टेल यू। हैव सम पेशेंस, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर? वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ यू कैन से दैट narrative. Now when we put analytical in any kind of writing, analytical कब put करेंगे? Analysis would be there, means if there is डेटा से भी एनालिसिस हो सकती है। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनीथिंग, मींस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग, एनी टॉपिक, वो भी एनालिसिस का ही पार्ट होगा, राइट। एंड व्हाट इज फैक्चुअल? ओनली फैक्ट्स, ओनली फैक्ट्स, नो ऑथर्स व्यू। जैसे फैक्चुअल तब होगा जब ऑथर व्यू अपना डालेगा ही नहीं, यहाँ पर तो ऑथर का व्यू था, एक्चुअली ही इज फेवरिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, so the correct answer of question number 1 is narrative. Now the next question is, what is the central idea of the passage? Tell me. Excuses of a shoplifter, crimes and criminals, advantages of shoplifting, story of a criminal. Now start eliminating the options first. कौन से नहीं हो सकते ये पहले सोचो, राइट।
एक्सक्यूजेस ऑफ ए शॉपलिफ्टर हो सकता है, शॉपलिफ्टर की बात तो हुई है। कौन से नहीं हो सकते? क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स नहीं होगा। व्हाई? वी कैन नॉट यूज द वर्ड क्राइम्स और क्रिमिनल्स इन दिस पैसेज। व्हाई? बिकॉज ऑथर इज फेवरिंग विक्टर आर। विक्टर आर को फेवर कर रहा है तो वो कभी क्रिमिनल कहेगा ही नहीं। एंड वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स इंटेंशन, राइट? तो जितने भी ऑप्शंस में क्राइम्स या क्रिमिनल्स लिखा है, those options will be eliminated. So option number B and option number D is eliminated. Now option A and B are, sorry, A and C are remaining. Advantages of shoplifting or excuses of shoplifting? Excuses. What are the excuses? Already 29, penniless, unemployed, all these are what? Excuses, right? Now, अच्छा, किसी को फेवर करना और किसी के लिए होपफुल होना कैसे समझोगे कि मैं किसी के लिए होपफुल हूं और मैं किसी को फेवर कर रहा हूं? ये क्वेश्चन अक्सर आता है। एंड द ऑप्शंस आर लाइक, वन इज फेवरेबल एंड अदर इज ऑप्टिमिज्म। नाउ व्हाट? व्हेन यू विल ऑप्ट और गो फॉर फेवरेबल एंड व्हेन यू विल गो फॉर ऑप्टिमिज्म? कैसा पैसेज होगा, पैराग्राफ होगा कि मैं फेवरेबल लगाऊंगा, और कैसा पैसेज होगा कि मैं ऑप्टिमिज्म लगाऊंगा? एक्ट को फेवर कर रहा होगा। जैसे आप मुझे बताओ कि आपके पेरेंट्स आपका फेवर करते हैं या आपको लेके ऑप्टिमिस्टिक है? ऑप्टिमिस्टिक है ना? ना ने एक बताना है, दोनों नहीं। एक दिन याद करिए, इंसिडेंट याद करिए, और एक ऑप्शन बताइए। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और फेवरेबल। ऑप्टिमिस्टिक और फेवरेबल। सी, पेरेंट्स ऑलवेज डू फेवर ऑफ दियर चाइल्ड। देखिए, हम भगवान नहीं, वी आर नॉट गॉड, ठीक है? तो वी कैन डू एरर्स। सब एरर करते हैं कि नहीं? तुम कभी किसी बच्चे को मारे होगे स्कूल में, पेरेंट्स ने बहुत बहुत ही सफाई से बचा लिया आपको, राइट? ऐसा हुआ? या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जब आप गलत थे, एक्चुअली यू वर रॉन्ग, बट आपके पापा ने आपको डांट कहा, तुम मत बोलना, मैं बात करूंगा मैम से। ऐसा हुआ ना? तो दे आर फेवरिंग, नॉट ऑप्टिमिज्म। देखो, जब भी कोई पैसेज लिखा हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपको कैसे ऑप्शन लगाना है? अगर पैसेज में किसी भी मेन कैरेक्टर जिसको ऑथर ने चुना है, ऑब्वियसली क्वेश्चन उसी पर होंगे, तो जिसको भी उसने चूज किया है, अगर उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स काउंट करा रहा है ऑथर, ही इज दिस काइंड ऑफ पर्सन, है ना, डिटर्मिनेशन, फर्मनेस, करेज, मतलब उसकी तारीफ में पूरे पैसेज को भरा पड़ा है उसने, ठीक है? उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई उसने इन द पैसेज, तो क्या लगाओगे? ऑप्टिमिस्टिक। तब लगाओगे ऑप्टिमिस्टिक। और अगर पैसेज ऐसा है कि उसने कुछ गलत काम भी किए, कुछ स्ट्रगल पार्ट भी है इन द पैसेज, स्टिल ऑथर इज विथ हिम, कि हाँ, ही कैन इजीली कोप अप विद द सिचुएशंस, वो सबसे बाहर भी निकल आएगा, ये ऑथर एंड में कह देता है, तो ऑथर इज फेवरिंग। ठीक है? नाउ टेल मी, ऑथर इज फेवरिंग विक्टर आर और ऑथर इज सैनविन अबाउट हिम? सैनविन, ऑप्टिमिज्म को सैनविन बोलते हैं, राइट? तो फेवरेबल होगा ना? आई गेटिंग? आप जब भी जाओ, देखो, आप किसी भी टीचर से अगर किसी स्टूडेंट की कंप्लेन करो और टीचर कहे नहीं तुम लोग भी गलत किए होगे, तो आप क्या कहते हो? सर, आप उसका फेवर बहुत करते हैं। फेवर बहुत करते हैं, यही तो निकलता है। फेवर का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास निगेटिव एलिमेंट्स भी आएंगे उसके, तब भी मैं उसका साथ दूंगा। फेवर इज दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? ठीक है? नाउ, तो यहां पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सक्यूजेज ऑफ शॉपलिफ्टर। नाउ, what could be the best conclusion of the above passage? See the options. See the options. Excitedly, he picked up the key and decided to get in touch with the owner. No, not mentioned. ठीक है? और कोई ऐसा चोर नहीं है जो ओनर के टच में रहे। आपका मैंने वॉलेट रखा है, बहुत अच्छे से संभाल के, है ना, मिलते रहिएगा, राइट? नंबर बी, immediately he felt guilty about the robbery. He was guilty.
No. See, instantly he picked it up and wondered what the use of that key was. ये हो सकता है, right? Insanely he left the key behind and started walking abruptly. No. C होगा. Why? In RC, conclusion is what? देखो मैं आपको क्रिटिकल में भी बताता हूँ, कंक्लूजन कैन बी एनीवेयर, बोलता हूँ ना मैं, फर्स्ट लाइन ही कभी कभी किसी पैसेज की कंक्लूजन रहती है, बट इन आरसी द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज व्हाट? कंक्लूजन. तो देखो लास्ट लाइन मेंशन ही नहीं है, लास्ट लाइन मेंशन ही नहीं है, वो उसने पूछ दिया कंक्लूड करके कि व्हाट कुड बी द कंक्लूजन. देखो जरा इस सेंटेंस को क्या आप पैसेज ऐड कर सकते हो? देखो सी दिस, सी वाला ऑप्शन देखो, इंस्टेंटली ही पिक्ड इट अप एंड वंडर्ड व्हाट द यूज ऑफ की दैट की वाज. सी द पैसेज. ये लास्ट लाइन के आगे अटैच हो जाएगा ना भाई. पैसेज एंड कहां पर हुआ था? जब डोर की गिरी थी. डोर की गिरने के बाद उसने उसको पिक किया और सोचा कि इस की का क्या यूज होगा. लास्ट लाइन हुई कि नहीं पैसेज की? तो दिस कुड बी कंक्लूजन. तो कंक्लूजन आरसी में कहां होता है? एंडिंग पोर्शन में होता है. कहां पर होता है? एंडिंग पोर्शन में. अगर ऑथर नैरेटिव ना होता, कोई दूसरा परसुएसिव काइंड ऑफ पैसेज होता, तो ऑथर ऐसे कहता, सो वी कैन से दैट लास्ट में. तो दैट वुड बी द कंक्लूजन पार्ट, राइट? सो हियर in RC's last portion is conclusion. ये याद रखना, right? So the correct answer of question number 3 is option C. Now question number 4 is, what is the title of the passage? The Great Robbery, Guilt of a Robber, Look What I Found While Stealing, Criminals and Their Stories. C. C. Look what I found while stealing, right? Now अब मैं तुम्हें इसको जरा सा रीड करते हैं. I wish I had a daughter, mother told him abruptly between a phone call 2 days back. He couldn't continue the conversation for a few minutes, and mother herself didn't try to break the uncomfortable silence with her rumbling about the happenings of the neighborhood. Now what? I wish I had a daughter, mother told him abruptly between a phone call 2 days back. Mother ने him है तो क्या होगा? सन से बोला होगा, राइट? क्या बोला? आई विश आई हैड अ डॉटर. फिर उसके बाद क्या हुआ? ही कुडंट कंटिन्यू द कन्वर्सेशन फॉर अ फ्यू मिनट्स तक दोनों चुप रहे. एंड मदर हरसेल्फ डिडंट ट्राई टू ब्रेक द अनकंफर्टेबल साइलेंस विद हर रंबलिंग अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ द नेबरहुड. फिर वो अपनी जो अनकंफर्टेबल साइलेंस थी वो क्या हो गया? ब्रेक नहीं कर पाई. और मदर मतलब कुछ नहीं बोल रही थी. शी वाज व्हाट? सैड. He hung up the phone, unable to bear the screams of silence. Now, screams of silence is what? What does it mean? Screams of silence. जैसे कभी कभी क्या होता है साइलेंस, जैसे आपने ऐसे सुना है कुछ स्टेटमेंट, खामोश तूफान. तो उसको लिटरेरी टर्म्स में क्या बोलते हैं? लिटरेरी टर्म्स में ऑक्सीमोरॉन होता है. जैसे बोलो कि जो है साइलेंट स्क्रीम. तो साइलेंट स्क्रीम इज व्हाट? डीफिनिंग साइलेंस. टू अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरॉन. और अगर साइड बाय साइड नहीं है, थोड़ा गैपिंग है, बीच में कोई और वर्ड्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस. आई विल टेल यू द लिटरेरी डिवाइसेस, बट द थिंग इज लिटरेरी डिवाइस भी इसी में से पूछता है, थ्रू पैसेज ही, राइट? तो कह रहा है कि he was unable to bear the screams of silence that was all left between him and his mother. He couldn't sleep the entire night. वो पूरी नाइट सो नहीं पाया. He couldn't work in the office. ऑफिस में काम नहीं कर पाया. कौन? Who is he? Son, उस मदर का बेटा. He never expected this of his mother. Mother had exacted a revenge for his ignorance of her feeling. मदर ने अपना रिवेंज ले लिया. किस चीज का? इग्नोरेंस का. ठीक है. मतलब ऑथर इज राइटिंग that in terms of feeling, in terms of emotional attachment, he was not attached with his mother, and he was ignoring. She had punished him for not being there for his father. ठीक है कि फादर जब नहीं थे या फादर नहीं थे तब भी नहीं था वो. He was not with him when he lived. जब वो थे तब भी नहीं था. He was not with him when he died. डेथ के वक्त भी नहीं था. He was not with him after his death. After death भी नहीं है. Mother was what was left of his father. He was not with his mother.
he sent her money every month. Now see, he sent her money every month. हर मंथ वो उसको पैसे भेजता है. He was fulfilling his duties well. अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाता है. But a lot more was expected from him than his duties. Now, एक पर्सन को क्या क्या निभाना चाहिए? ड्यूटीज एंड, जैसे मान लो ड्यूटीज में क्या क्या आता है? लाइवलीहुड, डेली ब्रेड एंड बटर, एंड what other is expected? Responsibilities means what? Duties means you are sending money. ठीक है, you are paying some sort of payments, installments, EMIs. But responsibility is what? It talks about the इमोशनल अटैचमेंट पार्ट. मीन्स जाके मिलना, बार बार विजिट करना, छुट्टी लेकर अपने मम्मी के पास जाना, ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ऑथर का जो एलिमेंट है वो समझो. ही ट्राइज टू से दैट ही वाज fulfilling his duties well, but he was not fulfilling his responsibilities, right? A daughter he couldn't be, daughter वो हो नहीं सकता था. A good son he was not. He started missing his father, he started missing his stillborn sister. For the first time in years he cried. ठीक है, same question. Writing style is what? Hmm? Descriptive. Descriptive, narrative, or what? Hmm? स्टोरी आगे कहाँ बढ़ रही है? स्टोरी उस फोन कॉल से खत्म हो चुकी है. देखिए, स्टोरी कहीं आगे बढ़ रही है. कैन यू सी द स्टोरी मूविंग ऑन? देखो क्या लिखा है कि उनकी मदर ने ये कहा, आई विश आई हैड अ डॉटर. उसके बाद जो है क्या हुआ, उसकी मदर साइलेंट हो गई, कुछ बोली नहीं. फिर वो रात भर सो नहीं पाया और ऑफिस में भी ठीक से वर्क नहीं कर पाया. और उसके बाद क्या हुआ, फिर ऑथर उसके बारे में बताने लगा कि वो अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से फुलफिल करता है, बट अ लॉट मोर थिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. और उसके बाद क्या हो गया, डॉटर वो हो नहीं सकता. मतलब ऑथर इज स्टार्टिंग व्हाट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्सन. उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन पे पैसेज एंड हो गया. और प्रीवियस पैसेज में क्या था, थोड़ा सा बताया था, बताना शुरू किया था कि ही वॉज ऑलरेडी 29 पेनीलेस. लेकिन फिर आगे स्टोरी बढ़ा दिया, अचानक से उसने टर्न लिया कि नहीं स्टोरी आगे बढ़ानी है. दैट इज नैरेटिव. यहां पर अटक गया तो क्या है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? ठीक है. नाउ अब इस पैसेज को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो क्या है, शॉर्ट में बोलोगे तो क्या होगा, शॉर्ट में, इन शॉर्ट. ऑथर डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ मदर. फीलिंग ऑफ मदर या सन, ज्यादा क्या है, सन ना. मदर एक लाइन बोली जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, उसके बाद सन ही तो है पूरा. तो जो डोमिनेंट है वो पार्ट लोगे ना. तो मतलब ऑथर डिस्क्राइब्स द रिग्रेट्स ऑफ द सन टुवर्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना. एंड आफ्टर द डायलॉग ऑफ हर मदर, जैसे आई विश आई हैड अ डॉटर. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, तुम ना होते बेटे, नहीं मेरी डॉटर होती है कह रहे. हाँ, तो मीन्स व्हाट, ही वाज नॉट इमोशनली अटैच्ड विथ हिज मदर. तो मैं ये सब जो ये छोटे छोटे एग्जांपल लिखे हैं ना, एग्जैक्टेड रिवेंज, ये सब नहीं लिखना है मुझे शॉर्ट में, राइट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द ऑथर्स टोन, नेगेटिव, है ना. अब जैसे नेगेटिव ऑप्शन नहीं आएगा, बट द थिंग इज व्हाट, कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे लाइक मोर्नफुल और सैड एंड, इस तरह से, तो वही हम लगाएंगे. मींस वी विल एलिमिनेट द पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वंस. क्लियर है? नाउ सी द क्वेश्चंस. Which of the following statement is not true as per the passage? He was not a good son. There was something drastic happening in the neighborhood. Mother felt lonely after the death of her husband. The son was fulfilling his duties. कौन सा ट्रू नहीं है? ए. ए तो ट्रू है ना, उसने सीधे सीधे बोला था he was not a good son, a daughter he couldn't be. B, there was something drastic happening. Yes. बाकी सब सही है, राइट. बी इज
Wrong. False. Right? Next is what? Which of the following is a relevant inference to the above situation? Now, what does inference means here? Here in RCs, what is inference? Inference is not conclusion. Inference is not conclusion in RC. Inference is what? You have to think on a statement. वो critical है. Means inference means here in RCs. What is inference? You have to think beyond the given statements. Means in short, the message of the author. जो author message देना चाह रहा है वही inference, right? Let's see the options. Relevant इसलिए बोला है इसमें. Now see, the son realizes his mistake and starts taking care of his mother. ये होगा? No. हो सकता है कैसे? मैं आफ्टर इफेक्ट्स क्यों बताऊंगा भाई? ये पैसेज लिखने का इंटेंशन पूछ रहा है ना, तो इन्फ्लुएंस मींस व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग दिस पैसेज ऑफ ऑथर. इन्फ्लुएंस हमेशा ऑथर का बताना, राइट? तो क्या हो जाएगा? A is gone. B, the son mourns the death of his little sister. No. The son starts missing his family. Could be the answer. The son has priorities set in life and he wants to go ahead with them. No. लास्ट में उसने कहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही क्राइड, है ना, इन लाइफ ही क्राइड. ठीक है, ही वाज नॉट फीलिंग वेल. तो इसका मतलब क्या है? ही स्टार्टेड मिसिंग हिज फैमिली. ठीक है, अगर उस प्रायोरिटी सेट कर लिया होता तो उसको कोई भी दुख न होता और ऑफिस में अच्छे से काम करता, राइट? तो क्या होगा? द सन स्टार्टेड मिसिंग हिज फैमिली. तो आप इन्फ्लुएंस में क्या बता रहे हो? ऑथर का इंटेंशन ना, कि व्हाई ही हैज रिटन दिस काइंड ऑफ पैसेज. ऑथर वांट्स टू शो द सन्स फीलिंग, to show the son's feeling. Now, the next one is, which of the following is a valid assumption to the above scenario? Now, assumption in English is assume करना. Assumption क्या होता है? जो मेंशन नहीं है, राइट? जो मेंशन नहीं है, ठीक है, तो लेकिन प्रिवेल करता है. तो एजम्पशन का मतलब यहां पर लिखना है ना, ऑब्वियस थिंग्स. ऑब्वियस थिंग्स मींस जो प्रिवेल कर रही हैं लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया डायरेक्टली, राइट? जैसे मैं कहूं कि मैं सुबह भी कॉल करता हूं मदर को, शाम को भी करता हूं, आफ्टरनून में भी करता हूं. तो ये तो आपने क्या देखा? मेरे एक्शन को. इससे आप क्या इंप्लाई करोगे, क्या एज्यूम करोगे? कि आई टेक केयर ऑफ माई मदर. यही तो होगा भाई. आप किसी को फ्लावर दोगे तो इससे क्या इंप्लाई होगा? कि आई लाइक हर. मैं किसी को बुके दे रहा हूं तो इसका मतलब इंप्लाई क्या हो रहा है? एक्शन से जो इंप्लीमेंट कर रहे हो, इंप्लाई, वो क्या है? एजम्पशन. क्या लग रहा है? द ऑथर हैज नॉट टेकन गुड केयर ऑफ हिज मदर. द ऑथर इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ड्यू टू विच ही हैज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली. क्या होगा बताओ? द ऑथर हैज नॉट टेकन गुड केयर ऑफ हिज मदर. यही एज्यूम हो रहा है. तभी तो वो, अगर ऐसा ना होता या ऐसा होता तो उसकी मदर ये डायलॉग ना बोलती, आई विश आई हैड अ डॉटर. इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? एजम्पशंस प्रिवेल करते ही रहते हैं, जो कि बस आपको समझना है. जैसे मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो कि कोई आपको बहुत ज्यादा डांट रहा है, ठीक, तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप उसके पॉइंट सुनना छोड़ देते हो. आप सोचोगे कि आज इनका मूड खराब है, किसी से झगड़ा करके आए हैं, लेकिन ये बोलोगे नहीं तुम, है ना? यही एजम्पशन है. ठीक. तो कन्वर्सेशन सब बता दिया, मदर ने ये कहा, फिर वो सब कुछ कर नहीं पाया ऑफिस में, सब कुछ बता, सबके एक्शन बता दे रहे हो, लेकिन इन एक्शंस के पीछे क्या चल रहा था? एक ऐसी चीज हम ऑप्शन में ढूंढ लेंगे जो लॉजिकली प्रूव करेगी, राइट? ठीक है. नाउ इनर फीलिंग्स कह सकते हो, या कह सकते हो कि जो है which is prevailing but not directly mentioned. Which of these statement is true as per the passage? Mother though was sad that her son was not with her but was satisfied about him sending her the money. एकदम wrong है. Mother was taking revenge by shouting and screaming. वो चिल्ला ही नहीं रही थी, right? Number C, son had taken care of all his responsibilities. No, not responsibilities, only duties. He couldn't be a daughter and he was a bad son. कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट.
करेक्ट पूछ रहा है, डी, राइट। ये देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन बहुत स्मार्टली बोलते हैं, जब उनको फॉल्स पूछना होगा तो बोलेंगे नॉट ट्रू, जब ट्रू पूछना होगा तब भी ट्रू, ताकि आपका दिमाग किस पर है, ट्रू पे। भाई फॉल्स वर्ड है ना, ठीक है, रॉन्ग भी वर्ड है, लेकिन वो कभी यूज नहीं करेंगे। वो नॉट ट्रू यूज करेंगे। अब उनका एक एहसान मानिए कि वो कभी कभी ये लिख देते हैं एक्सेप्ट हाईलाइट करके कि ऑल ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट इन द पैसेज एक्सेप्ट, ठीक है, तो वो उसको हाईलाइट कर देते हैं, ये एहसान मानिए। नहीं करें तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वाला ही ढूंढ के चले आएंगे। जैसे पैसेज हमें समझ में आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। तो हम जो ट्रू इवेंट्स होते हैं, ट्रू इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उनसे पीछे भागते हैं। बट अगर नॉट पूछ ले तो नॉट हम भूल जाते हैं, राइट। ऑप्शंस को सब पढ़ते पढ़ते समझते समझते, राइट। नाउ तो कैन यू डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब आज मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। कैसे आगे मूव करेगा। सी, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने किया था, याद है कुछ, नहीं याद है। लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन, देखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनिशियली, यू हैव टू फोकस ऑन द जेनरिक टर्म्स नॉट द स्पेसिफिक वन। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये पैसेज का एक 4 लाइंस का केस है, राइट। इसमें से जेनरिक टर्म्स क्या है, जैसे इसको शॉर्ट करके कैसे लिखोगे, ये है ना आप लोग का। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में सब लोग लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन डालो, जरा जल्दी से जल्दी से, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन डालो हेडिंग। किसी भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को, पैसेज की कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। हाउ विल वी सिंप्लीफाई द लैंग्वेज ऑफ द पैराग्राफ, राइट। जैसे मान लो दिस इज द पैराग्राफ, हु इज द मेन कैरेक्टर, टीएम एडली, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में इस 3 लाइन्स का 1 लाइन लिखना है। क्या लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखना। अभी मैं आपके पॉइंट्स को बुक के पॉइंट्स से मैच कराऊंगा। जरा पॉइंट नंबर 1 लिखो। क्या फुल नेम लिखेंगे, सिर्फ एडली लिख दो, हाँ एडली लिखो। क्या लिखोगे शॉर्ट में, एडली वॉज द सन ऑफ फादर। वेरी गुड, थोड़ा सा पैसेज में भी तो रहेंगे हम लोग, इसे कुछ ज्यादा ब्रॉड हो गया। सन ऑफ फादर एंड मदर, है ना। पैसेज में लिखो, कुछ और भी लिखो। जैसे मैं कंट्री नेम, नेशन का नेम रखूंगा, इतना भी नहीं ब्रॉड हो जाऊंगा। जैसे मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक मींस व्हाट, डेटा, डेटा अवॉइड करोगे। 1865 अपनी लाइन में मत लिखना, 14 मत लिखना। अब बताओ शॉर्ट करके क्या लिखोगे, सब लोग अपने पॉइंट्स लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड, व्हाट इज नेम, वेरी गुड। मुस्कान सेज एडले was born, Adley was born to her English father and Chinese mother, लिखो। Adley was born to her English father and Chinese mother, born to, Adley was born to her English father and Chinese mother, Adley was born to her English father and Chinese mother, ठीक। पॉइंट नंबर डाल के लिखिएगा। वन ऑफ द, एडले की बात है ना, तो उसके कई चिल्ड्रंस में या चिल्ड्रंस में से वो एक थी, ऐसा लिखने की जरूरत क्या है, शॉर्ट में हो गया ना। एडले वॉज बॉर्न, 1 पॉइंट नंबर लिखिएगा। एडले वॉज बॉर्न टू इंग्लिश फादर एंड चाइनीज
मदर। क्लियर? ठीक है, आपने 1865 हटाया और 14, क्यों हम डेटा क्यों नहीं लेते हैं? वाई हम डेटा क्यों नहीं लेते हैं? डेटा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो वो क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कहा है कि पहले ही ग्लांस कर लो, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है पैसेज में। अगर डायरेक्ट नहीं है तो मुझे 1865 का क्या लेना देना, 14 का क्या लेना देना? देखिए, ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं? इन्फ्रेंस बेस्ड आते हैं, राइट? तो इन्फ्रेंस बेस्ड या इन्फ्रेंस लेने के लिए वी ओनली नीड द जेनरिक स्टेटमेंट्स। हमेशा हमें जेनरिक स्टेटमेंट्स ही चाहिए, स्पेसिफिक नहीं चाहिए। स्पेसिफिक के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही होंगे, जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम आता है, वो ढूंढना क्या हो तो मिल जाता है, द गिवन वर्ड, राइट? कीवर्ड बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस होंगे, राइट? ऑल अदर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो हम जेनरिक स्टेटमेंट्स क्यों लिख रहे हैं? इन्फ्रेंस लेने के लिए। क्या लेने के लिए? इन्फ्रेंस लेने के लिए। ठीक है, अब दो का मतलब क्या हुआ? दो इज व्हाट? देखो, मैंने कहा है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या हुआ? कि यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट? द कनेक्टर्स ऑल्सो। कनेक्टर्स मीन्स व्हाट? एडिशनल भी हो सकता है और कंट्रास्ट भी हो सकता है, राइट? कंट्रास्ट लेवल कनेक्टर क्या होते हैं? दो, ऑल्दो, येट, ठीक है, ये है। और एडिशनल मीन्स व्हाट? ऑल्सो, एंड, मोरेवर। तो दो लगा है तो इसका मतलब क्या है? अब एडले की बात चलेगी या किसी और की? दो किसी और की चलेगी ना? ठीक है, नाउ राइट डाउन द पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। इसकी, जैसे मैंने बोला, दो हर फैमिली किस पर स्विच कर गया? उसकी फैमिली पर, राइट? दो हर फैमिली वॉज फाइनेंशियली सिक्योर एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, their fortunes changed during her childhood, forcing the family to emigrate to Canada in search of work. शॉर्ट में क्या होगा इसका? इन शॉर्ट क्या लिखोगे इसका? her family faced financial crisis after her birth during her childhood. क्या इतना लिखना जरूरी है? क्योंकि मेरा मेन एलिमेंट क्या है? एडले है, नॉट हर फैमिली। तो क्या होगा? मैं सिर्फ इतना ना लिख दूं कि आफ्टर हर बर्थ हर फैमिली एमिग्रेटेड टू कैनेडा इन सर्च ऑफ वर्क भी लिखना जरूरी नहीं है। वाई? एमिग्रेट का मतलब ही क्या होता है? बाहर कहीं जाकर सेटल हो जाना, अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ देना। ई फॉर एग्जिट याद रखिएगा, एमिग्रेट। इमिग्रेट एक वर्ड होता है आई फॉर इन। जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आकर बसेंगे वो इमिग्रेट्स हैं, और जो अपने ही नेटिव प्लेस को छोड़कर दूसरी कंट्री में स्टेब्लिश होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एमिग्रेट। पॉइंट नंबर 2 लिखो, आफ्टर हर बर्थ हर फैमिली एमिग्रेटेड टू कैनेडा। हर फैमिली एमिग्रेटेड टू कैनेडा। ठीक है, नाउ द एडलेज अराइव्ड इन कनाडा। The Adelays arrived in Canada soon after the discovery of gold in California, which produced a massive influx of Chinese immigrants. From the start, these immigrants faced great prejudice based on their distinct physical appearance, their peculiar customs, their frugality, and their willingness to perform hard, dangerous work for low wages. Now, what does it mean? जब कैनेडा में एडले आए तो क्या हो गया? मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ चाइनीज इमिग्रेंट्स। इन्फ्लक्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फ्लक्स? बहुत ढेर सारा, बहुत ढेर सारे लोग हो जाना, राइट? इन्फ्लक्स इज भीड़ भाड़ हो जाना, राइट? तो मैसिव इन्फ्लक्स वाज देयर ऑफ चाइनीज इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट्स किसको बोलते हैं? इमिग्रेंट्स मींस व्हाट? हाँ, जैसे आई फॉर याद रखना इन, जैसे ये लोग कनाडा में आ रहे थे, राइट? और जो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ गए वो क्या हो गए? एमिग्रेंट्स। तो ई फॉर एग्जिट। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कई लोग कंफ्यूज जाते हैं इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स। एमी इज एग्जिट, इमी इज इन, राइट? तो जब चाइनीज इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ गए वहां पर, तो फ्रॉम द स्टार्ट दीज इमिग्रेंट्स फेस लॉट्स ऑफ। अब मुझे बताओ इसको शॉर्ट करके क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 3 क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम द स्टार्ट दीज इमिग्रेंट्स फेस ग्रेट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है? प्रेजुडिस मीन्स यस, डिस्क्रिमिनेशन, राइट? कैसा कैसा? बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट फिजिकल अपीयरेंस। नाउ चाइनीज का अपीयरेंस कैसा होता है?
हम्म मतलब यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू ब्रदर्स। अगर मान लो मास्क लगा हुआ है तो इसके ऊपर तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये वाला इसका भाई है, ये बड़ा वाला है या छोटा वाला है, क्योंकि आईज तो सबकी सेम रखती है ना। और ऊपर से कोविड में मास्क आ गया, तो और जो बचा था एलिमेंट पहचानने का वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हाँ, इस चीज को लेकर उनके जो लुक हैं, लुक्स को लेकर, उनके अपीयरेंस को लेकर लोग वहां चिढ़ा सकते थे, तो चिढ़ा रहे थे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, दियर पिक्यूलियर कस्टमर्स। पिक्यूलियर मींस व्हाट, टिपिकल, अलग तरह के। तो ये तो हमेशा कॉमन है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ तो आपके कल्चर और उनके कल्चर मैच नहीं करते, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, देयर फ्रुगैलिटी। व्हाट इज फ्रुगैलिटी? एक होता है जैसे फ्रूगल लाइफ जीना, एक होता है लेविश लाइफ जीना। तो फ्रूगल इज व्हाट, और इकोनॉमिकल सिचुएशन में रहना, टफ लाइफ जीना, ठीक है, बहुत अच्छा खाना नहीं, मतलब सिर्फ जीने के लिए खाना, इस टाइप से, राइट। एंड देयर विलिंगनेस टू परफॉर्म हार्ड डेंजरस वर्क फॉर लो वेजेस। हार्ड डेंजरस वर्क फॉर लो वेजेस मीन्स वो लो वेजेस पर भी क्या है, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहते थे। तो ये क्या हो गया, इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? इन चीजों के बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो क्या अपनी आप सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जो आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे, क्या उस लैंग्वेज में इसको रखोगे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन थे, जो डिस्क्रिमिनेशन होंगे कि अपीयरेंस और ये सब लिखोगे? नहीं, क्यों? ये स्पेसिफिक है ना। भाई जैसे मैं कहूँ, जेनरिक और स्पेसिफिक में अंतर समझो। जैसे मैंने कहा मुझे बहुत तकलीफ है, ये कैसा स्टेटमेंट है? जेनरिक। क्या तकलीफ है? यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। ये अगर ये आप बताने लगोगे तो क्या होगा? दैट इज स्पेसिफिक। मैं कहूँ ओवरऑल कि ही इज नॉट वेल, वो बीमार है, जेनरिक स्टेटमेंट। क्या बीमारी हुई ये बताने लगोगे तो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी स्पेसिफिक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इन शॉर्ट लिखो कि आफ्टर, हाँ, आफ्टर मूविंग टू कनाडा, एडले एडले faced lots of discrimination. Adley faced lots of discriminations. डॉट मिल गया, पॉइंट वाइज लिखते रहेगा। अभी आपके पॉइंट्स को मैं बुक के पॉइंट से मैच कराऊंगा कि इन्फर्ड लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है, एंड ये आपको करना होगा। यू शुड बी हैबिचुअल टू दिस। व्हाई? बिकॉज जो आंसर्स निकलेंगे ना वो आपके इन्हीं पॉइंट से निकलेंगे। आप बार बार पैसेज को विजिट नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। देयर वुड बी 6 to 7 आरसीज। आप अगर बार बार विजिट करोगे तो आप एक ही आरसी कई बार पढ़ोगे। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको याद आया कि अच्छा हाँ यार, सेकंड पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना था, अरे ऐसे तो आप गए। यू हैव टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज फर्स्ट। और अगर आप अपने वर्ड्स में, अभी तो मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना है, ब्रेन मैपिंग करनी है, कि आप थोड़ा सा जेनरिक लैंग्वेज थिंक करने लगो। आगे स्टेज आएगी कि आप थिंक नहीं करेंगे, सिर्फ आप मेन लाइंस को अंडरलाइन कर लोगे कि दीज आर द मेन लाइंस, इन्हीं से मुझे आंसर निकालना है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के, राइट। बट अभी इनिशियली तुम्हें एक हैबिट डालनी है कि क्या मैं ऐसे पॉइंट्स जॉट आउट कर सकता हूँ पढ़ के, क्या मैं ऐसी लैंग्वेज लर्न कर सकता हूँ या अपने माइंड में रख सकता हूँ, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस पैसेज। देखो, जरा अपने पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स मैच करो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर्स इज व्हाट, Adley was born to her English father and Chinese mother. इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? Adley, a Chinese English woman who lived in the late 19th century. ठीक है। क्या आपका पॉइंट इससे खराब है? नहीं। ये बुक है थोड़ा और अच्छा, 19th सेंचुरी वगैरह लिखने लग गए, लेकिन क्या आपका पॉइंट खराब है? आपका पॉइंट ठीक है ना। हम ऐसा भी सोच लेंगे, ऐसा भी सोच लेंगे, लेकिन मैंने पहले ये लाइन क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, अगर एक आंसर आपको पहले दिख गया, जैसे आप 10th का आंसर देखे सी, 11th का ए दिख गया, देखने गए थे 10th 11th दिख गया, तो अब चाहे जितना हरीशचंद्र बने क्या होगा, लगाओगे यही। इसलिए मैं अब दिखा रहा हूं, पहले आपकी वर्किंग हो गई, देन सी। पॉइंट नंबर 2 देखो, हर एमिग्रेशन टू कनाडा, हम लोग क्या लिखे हैं? आफ्टर हर बर्थ हर फैमिली एमिग्रेटेड टू कनाडा। अच्छा, नंबर 3, डिस्कशन अबाउट द चाइनीज इमिग्रेंट्स टू नॉर्थ अमेरिका हु अराइव्ड इन कनाडा एंड द यूएस सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन कैलिफोर्निया। हम लोगों ने क्या बोला है कि दे हैड टू फेस लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन लगाया ना, इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। देखिए, इसकी लैंग्वेज और हम लोग की लैंग्वेज
डिफरेंट होगी, बट द थिंग इज, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्या इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर क्या आपके पॉइंट से भी दिए जा सकते हैं? यस, आपके पॉइंट्स इतने खराब नहीं है, राइट? ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसने उसको डिस्कशन का नाम दे दिया, जिसको हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन बोला, इसने क्या बोला? डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन में ये कई चीजें कवर करना चाह रहा है। जो इन्फ्लक्स हुआ था चाइनीज इमिग्रेंट्स का, वो भी कवर हो जाएगा, और जो डिस्क्रिमिनेशन थे वो भी कवर हो जाएंगे। चलो ठीक है, इतना हम लोग अभी नहीं स्टैंडर्ड हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो गए हैं। चलो सेकंड ट्राई करते हैं, ठीक है? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है? आगे बढ़े पैसेज में, ये पैराग्राफ एक ही है, राइट? नाउ लिखा हुआ है, as a child living in Canada, Adley contracted rheumatic fever which left her with an enlarged heart and poor heart health for the rest of her life. शॉर्ट में जेनरिक में क्या लिखोगे? फीवर क्यों लिखोगी? फीवर इज स्पेसिफिक भाई। आप बीमारी का नाम लिखेंगे फिर हार्ट भी लिखेंगे तो फिर छोटा कैसे करेंगे आप शॉर्ट क्या कर रहे हैं? आपको स्पेसिफिक अवॉइड करना है। वो बीमार थी, इससे काम नहीं चला लोगे भाई। इन हर चाइल्डहुड डेज शी वाज नॉट वेल, यही तो निकल के आ रहा है शॉर्ट में, तो यही निकल के आ रहा है कि शी वाज नॉट वेल। क्या बीमारी थी, ये सब क्यों बता रहे हो? हाँ तो रेस्ट ऑफ तो बीमार लिख दोगे ना। आप रूमेटिक फीवर क्यों लिखेंगे, मुझे बताइए? फीवर नहीं लिखेंगे, हार्ट भी नहीं लिखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अवॉइड द स्पेसिफिक वर्ड्स। अब लिखिए, आप अपनी एक लैंग्वेज लिखिए, राइट डाउन योर लैंग्वेज, राइट डाउन द लैंग्वेज। लिखा, क्या लिखना है? तो लिख लो, लिख लो। फेल्ट, लार्ज हार्ट, ये सब हार्ट वर्ड ना लिखो। हार्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो गया ना। सिर्फ ये लिख दो कि शी वाज नॉट वेल। हाँ, मतलब तो बोलते हैं ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक चलती है उसको क्रोनिक बोलते हैं। कौन सी डिजीज बोलते हैं? क्रोनिक। क्योंकि जब वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है तो क्रोनिक नाम ले सकते हो। ऐसे कुछ कर लो, ठीक? लिख लिया? नाउ आफ्टर दैट, because she was incapable of sustained physical activity but needed to contribute to her family's income, एडले बिकेम अ स्टेनोग्राफर। अब जैसे क्या है कि इन सस्टेन्ड या अनसस्टेन्ड फिजिकल कैपेसिटी का मतलब क्या है? शी वाज नॉट वेल, इल थी, इसलिए ये लाइन यूज की उसने। तो क्या हो जाएगा? मैं इसको शॉर्ट करके ये ना लिख दूं, डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस या डिस्पाइट हर इलनेस शी बिकेम अ स्टेनोग्राफर। ठीक है, लिखो, डिस्पाइट हर इलनेस शी बिकेम अ स्टेनोग्राफर। अब स्टेनोग्राफर का वर्क क्या है ये डिफाइन मत करिएगा, दैट इज स्पेसिफिक। स्टेनोग्राफर को करना क्या होता है ये सब नहीं लिखिएगा, राइट? डिस्पाइट हर इलनेस शी बिकेम अ स्टेनोग्राफर, या शी हैड टू वर्क एज अ स्टेनोग्राफर। मतलब बीमार होते हुए भी उसे स्टेनोग्राफर की तरह, हाँ? स्टेनोग्राफर एक वो है, पोस्ट है। में क्या करना होता है, जो जैसे रिपोर्टर सुना आपने? तो रिपोर्टर्स क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड सीखते हैं। स्टेनोग्राफर आई थिंक जॉब भी निकलती है, वैकेंसी वगैरह एसएससी के थ्रू। तो जो वो बोलते हैं ना, बड़े बड़े लीडर्स है कुछ, उसको शॉर्ट कट में लिखते हैं, क्योंकि अगर वो लिखते चले जाएंगे फुल सेंटेंस नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बहुत तेज बोलते हैं। तो शॉर्टकट सीखे रहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखे रहते हैं, तो कुछ लोग टाइप करते हैं, कुछ लोग हैंड रिटन लिखते हैं। तो दोज आर नोन एज स्टेनोग्राफर। देखो लिखा भी है, विच रिक्वायर्ड हर टू राइट डाउन वर्ड्स स्पोकन बाय समवन एल्स। जो वर्ड्स बोलता है उन वर्ड्स को शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेनोग्राफर। लेकिन स्टेनोग्राफर के वर्क को डिफाइन नहीं करना है। अगर आप डिफाइन कर दिए तो क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया ना। मैंने कहा ना कि बीमार इज जेनरिक, क्या बीमारी है ये डिफाइन करोगे तो स्पेसिफिक। तो इसी तरह से सिर्फ स्टेनोग्राफर से काम चलाओ, सिर्फ लिख दो शी हैड टू वर्क एज अ स्टेनोग्राफर। क्लियर? नाउ आफ्टर सम टाइम क्या है, एडिशनल या कंट्रास्ट? एडिशनल। अभी एडले की ही बात चलेगी, लेट्स सी। After some time, Adley began to work for local newspapers, which came to recognize the quality of her own words. इसको शॉर्ट में क्या करोगे? आफ्टर सम टाइम शी बिकेम एन एडिटर, या हाँ, शी बिकेम अ जर्नलिस्ट। आप ऐसा कुछ लिख सकते हो।
मैं फिर कहूंगा कि क्या ये सब कुछ विच केम टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी फॉर ओनर, नहीं, शी बिकेम आफ्टर सम टाइम शी बिकेम अ जर्नलिस्ट या एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। शी बिकेम अ जर्नलिस्ट, ये भी लिख सकते हो, और एडिटर, जो अच्छा लगे। क्लियर? डन। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन हर थर्टीज। अच्छा, थर्टीज क्या है, जेनरिक टर्म है या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है। थर्टीज इज जेनरिक टर्म। थर्टीज मीन्स व्हाट? थर्टीज जैसे देखो, 19th और 18th सेंचुरी जेनरिक टर्म है ना, तभी तो उसने लिखा था। मैंने कहा था 1865 मत लिखना, लेकिन 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी लिख सकते थे आप, राइट? इन द सेम मैनर थर्टीज मीन्स व्हाट? 30 to 39, किसी भी एज में हो जाए। अगर मैं बोलूं 35 years ओल्ड तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा, राइट? और मैं अगर बोल रहा हूँ थर्टीज तो ये जेनरिक है, तो आप थर्टीज वर्ड यूज कर सकते हो, राइट, इन योर लैंग्वेज। In her 30s, Adlai moved to California and began an increasingly peripatetic period of her life. Now, what does peripatetic means? मान लो आपको नहीं पता, राइट? मान लो इसका सिनोनिम पूछ ले, then also you can easily find out the meaning of this word. कैसे पता लगता है? टफ टाइम, है ना? ठीक है, आगे के जरा सेंटेंसेस पढ़ो। शी ट्रेवल्ड बैक एंड फोर्थ अमंग सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सिएटल एंड मॉन्ट्रियल, कनेक्टिंग विद द चाइनीज कम्युनिटी इन ईच सिटी। क्या इन सारे प्लेसेस का नाम लिखना होगा आपको? शॉर्ट में क्या लिखोगे? यस, हाँ लिखो इन हर थर्टीज, लिखो इन हर थर्टीज शी हैड टू ट्रेवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ वर्क। ठीक है ना, कनेक्टिंग चाइनीज तो जर्नलिस्ट थी, तो शी हैड टू ट्रेवल टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज ऑल्दो एडलेज चाइनीज हेरिटेज वाज नॉट फिजिकली apparent। इसका मतलब क्या है कि जो एडले थी वो फिजिकली चाइनीज नहीं दिखती थी, मतलब उसका अपीयरेंस क्या था, टोटल चाइनीज नहीं था। कह रहा है ना, एटलीस्ट चाइनीज हेरिटेज वर नॉट फिजिकली अपीयरेंट, मतलब चाहे तो वो छुपा सकती थी कि वो चाइनीज है। वाई? वो प्योर चाइनीज क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके फादर कहाँ के थे? इंग्लिश के थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि बाय अपीयरेंस वो प्योर चाइनीज नहीं लगती थी, तो कह रहा है कि मीनिंग शी कुड प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम एंटी चाइनीज बाइगेट्री, मतलब इसका मीन्स था कि वो ये छुपा सकती थी कि शी इज फ्रॉम चाइना। शी रिजेक्टेड द सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न कन्फर्मिटी। कन्फर्म मीन्स व्हाट डज कन्फर्म मीन्स? कन्फर्म, ORM, कन्फर्म मीन्स to change accordingly, to change according to the environment, to mold yourself according to the environment। तो उसने क्या किया? She rejected the western conformity। वो बाई अपीयरेंस चाइनीज नहीं भी लगती थी, वो चाहती तो छुपा सकती थी, लेकिन उसने नहीं छुपाया कि वो चाइनीज है, नहीं नहीं छुपाया। शी रिजेक्टेड द, वो चाहती तो वो कंफर्म कहाँ हो जाती? वेस्टर्न, कि वो यहीं की है, वो कह सकती थी आई एम फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है, तो कोई उसको चिढ़ाता भी नहीं, वो प्रेजुडिसेस भी नहीं होते। बट शी रिजेक्टेड, है ना, द सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न कंफर्मिटी। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ हर लाइफ एडले एक्सेप्टेड राइटिंग असाइनमेंट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स इन द वेरियस सिटीज, टिपिकली राइटिंग अबाउट इवेंट्स इन द चाइनीज कम्युनिटी। इसको शॉर्ट करके कैसे लिखोगे? इसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे? हाँ, एडले वाज प्राउड टू बी अ चाइनीज। देखो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ हर लाइफ एडले एक्सेप्टेड राइटिंग असाइनमेंट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर इन द वेरियस सिटीज, टिपिकली राइटिंग अबाउट इवेंट्स इन चाइनीज कम्युनिटी। तो एडले स्टार्टेड राइटिंग अबाउट व्हाट? चाइनीज कम्युनिटी। कौन सा? तो उसको लिख दो ना कि एडले रिजेक्टेड द सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न कंफर्मिटी, बस। बाई अपीयरेंस वो नहीं लगती थी, ऐसा ये सब लिखने की जरूरत है। शी रिजेक्टेड द वेस्टर्न कंफर्मिटी, ओनली जेनरिक स्टेटमेंट इज दिस, शी रिजेक्टेड द वेस्टर्न कंफर्मिटी। वेस्टर्न कंफर्मिटी को उसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। लास्ट में ये जो लास्ट की 4 लाइन्स हैं, इसको क्या लिखोगे? कि वो चाइनीज कम्युनिटी को लिखने लगी, तो आप लिख सकते हो कि शी स्टार्टेड फेवरिंग चाइनीज कम्युनिटी, या
शी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट चाइनीज कम्युनिटी। फेवरिंग लिख दो, ज्यादा सही है। वाई? क्योंकि वो सारी कुछ किसके लिए कर रही थी? चाइनीज के लिए ना, चाइनीज कम्युनिटी। फेवरिंग, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, फेवरिंग क्यों बता रहा हूँ मैं कि शी स्टार्टेड फेवरिंग चाइनीज कम्युनिटी? क्योंकि चाइनीज कम्युनिटी जो आई थी वहां पर कनाडा में, उसको बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था। तो मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी मेंशन करके जब मैं फिर भी उसके साथ रहूं तो उसको क्या बोलते हैं? फेवरिंग। ठीक है। सो शी स्टार्टेड फेवरिंग चाइनीज कम्युनिटी। या आप सिंपल रखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि शी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट चाइनीज कम्युनिटी, जो आपको अच्छा लगे, बट दैट शुड बी इन अ गुड लैंग्वेज, इन अ गुड जेनरिक लैंग्वेज। क्लियर है? नाउ अब देखिए जरा आप कि इसको और स्टैंडर्ड कैसे किया जा सकता है। नाउ सी, इसी को कहते हैं लॉजिकल फ्लो या आइडिया फ्लो, कि पैसेज किस डायरेक्शन में, पैसेज का फ्लो किस डायरेक्शन में चला। ठीक है, किस डायरेक्शन में चला। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा था, अब उसको और स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या लिखा है। एडले वाज बोर्न टू हर इंग्लिश फादर एंड चाइनीज मदर। इसमें देखो क्या लिखा है, सिचुएट एडले इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और छोटा हो गया। इसने 19th सेंचुरी लिखा, ना 19th सेंचुरी लिखा, ना कुछ लिखा। इसने क्या किया, सिचुएट एडले इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड मेंशन द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय अ माइनॉरिटी ग्रुप। मम्मी पापा को ही गायब कर दिया इसने, मतलब और स्टैंडर्ड कर दिया। देखिए कितना आप लैंग्वेज देख रहे हैं। आर यू गेटिंग मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? जैसे यू हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंकिंग while reading the RCs or passages, you have to develop this kind of language, this kind of language in your own words। शुरू में थोड़ा लिख रहे हो, ठीक है, फिर तुमने जब इससे पॉइंट से मैच किया तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मुझे किस लैंग्वेज में सोचना है, किस स्टैंडर्ड में सोचना है। राइट। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड अ ब्रीफ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ एडलेज अर्ली ईयर्स। हम लोग क्या क्या लिखे हैं, इन आवर 30s, चाइल्डहुड डेज। इसने क्या लिखा, अर्ली ईयर्स। ठीक है, बायोग्राफिकल अकाउंट मतलब हम लोग सोच रहे थे बीमारी लिखें या ना लिखें, कुछ लिखें कि ना लिखें, इसने सब हटा के बायोग्राफिकल लिख दिया। राइट। एंड एक्सप्लेन हाउ हर फिजिकल कंडीशन लेड हर टू बिकम अ स्टेनोग्राफर एंड देन अ राइटर। ये भी बहुत शॉर्ट कर दिया उसने, फिजिकल कंडीशन, है ना। देख रहे हो कितने सारे हम लोग के 3 पॉइंट्स को इसने 1 पॉइंट कर दिया, ये और शॉर्ट कर रहा है। नंबर 3, कंटिन्यू द बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ बाय फोकसिंग ऑन एडलेज वर्क एंड लाइफ इन हर 30s। नंबर 4, डिस्कस एडलेज बॉन्ड विद द चाइनीज इमिग्रेंट कम्युनिटी। हम लोगों ने क्या बोला था, स्टार्टेड फेवरिंग, एक अच्छा वर्ड दे दिया बॉन्ड। ये सब जैसे हमारे माइंड में कब आएगा, जब हम इस तरह की चीजें देखेंगे, जब हम एक पैसेज को इस तरह से डिफाइन करेंगे। राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक एलिमेंट तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज। ठीक। नाउ बहुत ध्यान से देखना जरा। सपोज एक आरसी में, सपोज इन एन आरसी देयर आर 4 पैराग्राफ्स। राइट। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। ठीक है, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन समझ में आया। अब मैं आपको बात करूं अगर आइडिया फ्लो की, तो आइडिया फ्लो इज व्हाट, जैसे मान लो सपोज आई हैव रिटन पैसेज ऑन करप्शन। ठीक है, करप्शन पर मैंने एक पैसेज लिखा। द फर्स्ट पैसेज इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ करप्शन मींस किस, ये पैराग्राफ किस सेंस में होगा, नेगेटिव पॉजिटिव या न्यूट्रल? नेगेटिव ही होगा। राइट। तो ऐसे माइनस साइन बना लिया, या ऐसे बना लो डाउनफॉल का साइन, नेगेटिव। ठीक। फिर सेकंड में मैंने क्या कहा, देयर आर सम सिटीज which are free from corruption, free from corruption or very less amount of corruption। ठीक है, कोई ऐसा है एरिया जहां करप्शन हुई ना? डेनमार्क, स्वीडन, हाँ यस स्वीडन, आई हैव हर्ड स्वीडन, यस। तो यहां पर क्या है, करप्शन नहीं है। राइट। तो ये वाला पैसेज किस कंटेक्स्ट में होगा, फ्लो में बहुत ध्यान रखिएगा, जो एरो बना रहा हूं ये किस में होगा, पॉजिटिव में होगा ना, एरो अप हो गया, पॉजिटिव। ठीक है। नाउ गवर्नमेंट एफर्ट्स, दिस इज व्हाट, न्यूट्रल। न्यूट्रल का साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एफर्ट है कुछ फेल हो गए, कुछ सही हुए।
तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल का साइन क्या है, ये दिस इज द साइन ऑफ न्यूट्रल, ये ध्यान रखना, एंड दिस इज द साइन ऑफ नेगेटिव, दिस इज द साइन ऑफ पॉजिटिव। ये फ्लो के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट में क्या है, मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन। तो इसमें क्या होगा, मेजर्स, मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन क्या होगा, इसमें जो गलत है उनको सजा देने की बात भी करेगा, लॉ बनवाएगा, स्ट्रिक्टनेस की बात भी करेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। नहीं, चीजें सही करने के लिए आपको गलत भी तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों को जेल में डालना है तो भाई सेंटेंस तो वर्ड्स पिक करता है ना। अगर आपने वर्ड में गिल्टी वर्ड डाल दिया, एक्यूज वर्ड डाल दिया, तो वो प्योर पॉजिटिव सेंटेंस नहीं हुआ ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर जब फ्लो पूछता है ना, फ्लो, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द पैसेज, देखो आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ध्यान से ये कहीं पर नोट कर लो। आइडिया फ्लो के क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में होंगे, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, ध्यान से देखना, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, ये कीवर्ड है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, और व्हाट इज द फ्लो ऑफ द पैसेज। What is the organization of the passage? What is the structure of the passage? What is the flow of the passage? What is the flow of the passage? क्लियर? तो जब तुम्हें ये क्वेश्चन आए तो तुम सीधे ये माइनस प्लस साइन जो बनाए रहोगे पैसेज में, पैसेज में माइनस प्लस बना लेना। वाई? अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो उसी से हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक ऑप्शन में से दे रहा हूं कि ऑथर हैज गिवन सम मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट करोगे या पॉइंट बनाओगे? मान लो ऑप्शन ए ऐसे लिखा है, ऑथर सजेस्टेड सम मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन, ये सही है फ्लो? ये फ्लो सही है? ये फ्लो का आंसर सही है? ऑथर्स हैज सजेस्टेड सम मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन, ये फ्लो सही है? कैसे सही होगा? फोर्थ पैराग्राफ में ये है, हम पहले में ही ऐसे, फ्लो मतलब समझ रहे हो, ऑर्गेनिक फ्लो, फ्लो इज दिस। अगर इस पैटर्न को किसी ऑप्शन में उल्टा सीधा या नीचे ऊपर या बीच से कहीं दिया है तो वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। हाँ, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, इसका साइन ये बनाओ, नेगेटिव इज फॉर दिस, पॉजिटिव इज फॉर दिस, न्यूट्रल इज फॉर दिस। हम्म, हाँ ठीक है। हाँ, इसको हम लोग शीट से करते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वाला, ठीक है, फ्लो वाला। मैंने लैंग्वेज बताई आपको, क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज ये है आपकी कि निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ठीक है। इस सीरीज में जिससे मान लो देखा है, जिस सीरीज में तुमने देखा है पैसेज को, उसी सीरीज को ऑप्ट करना है इन द ऑप्शन। पहले देखो, आपका इन शॉर्ट क्या है, लेमन लैंग्वेज में समझो, पॉजिटिव से स्टार्ट किया होगा तो वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें ये कह रहा हो कि पॉजिटिव से स्टार्ट किया है, ठीक है। निगेटिव से स्टार्ट किया है तो निगेटिव, मैं बताऊंगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा। सी दिस, शीट्स कितने लोगों को नहीं मिली? 1 2 1 1 एंड 1, हो गई मेरी? चलो चलो चलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, एक सीट और दे दीजिएगा। हाँ, आइडिया फ्लो वाली। नाउ सी द फर्स्ट वन मैं बता रहा हूं आपको। व्हेन, देखो क्वेश्चन नंबर देखा, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछ दे, ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट कर लो, ऑर्गेनाइजेशन पूछ ले तो क्या पूछ रहा है, आइडिया फ्लो, है ना, फ्लो प्रोसेस, व्हाट इज द फ्लो प्रोसेस ऑफ द पैसेज, ठीक है। नाउ आई एम रीडिंग द पैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। When considering the rate of expansion of the universe, astrophysical theorists have long held that universe growth must be slowing due to gravity. माइनस प्लस और न्यूट्रल, क्या साइन बनाओगे यहां तक, माइनस बनाओ जरा, माइनस वही साइन बनाते चलो। नेक्स्ट इज, कह रहा है ना कि जैसे इसको समझते भी चलेंगे तो क्या कह रहा है, एस्ट्रोफिजिकल थ्योरिस्ट हैव लॉन्ग हेल्ड दैट द यूनिवर्स ग्रोथ मस्ट बी स्लोइंग ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्स की ग्रोथ क्या है, स्लो हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हाउएवर रीसेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द हबल टेलीस्कोप सजेस्ट दैट द यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग मोर रैपिडली टुडे। अब ये क्या बोल रहा है कि यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंड कर रहा है, पॉजिटिव साइन बनाओ उस पे, हबल टेलीस्कोप वाला, पॉजिटिव साइन हो गया। नेक्स्ट, today than it has in the past. What then would account for this surprising observation? One explanatory model involves the vacuum energy, a form of dark energy that exists in space throughout the universe. ठीक है, the precise nature of this energy, however, remains unknown. Another explanation allows for the possibility of a cosmological model of light and eventually rip it apart. A third hypothesis argues that the accelerating universe could be due to our repulsive gravitational interaction of antimatter. Of course it is entirely, अब जैसे थ्री हाइपोथेसिस डिस्कस की, तो ये हाइपोथेसिस क्या है, न्यूट्रल ना, कोई थ्योरी अगर बताई जाए तो वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल का साइन बनाओ। नाउ, तो इसमें कितनी हाइपोथेसिस है, जैसे कह रहा है कि of course it is entirely possible that the rate of expansion is not homogeneous and that we are coincidentally in a temporary period where expansion is faster than the background. एक ऑथर ने भी दे दी अपनी हाइपोथेसिस, जैसे एक्चुअली 4 हाइपोथेसिस है, 3 देखो, व्यू, डू यू नो व्यू पॉइंट्स, एक पैसेज में व्यू पॉइंट्स ऑथर के अलावा कई और एंटिटी के हो सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट या साइंटिस्ट बिलीव दैट, तो ये ऑथर थोड़ी है, ठीक है। ऑथर क्या करेगा, ऑथर जब आएगा तो ऑथर का व्यू अलग और इनका व्यू अलग, तो कितने हो गए, टोटल 4 हाइपोथेसिस हो गए, राइट। नाउ इफ वी सी द ऑप्शंस, तो हमारा साइन क्या बना, साइन क्या बना, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, यही तो हुआ। जरा देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा बोल रहा है, इफ आई से ऑप्शन नंबर ए, अ साइंटिफिक conundrum is described, conundrum is what, confusion, तो conundrum डिस्क्राइब हुआ था, पहले ही कोई कंफ्यूजन डिफाइन हुआ था नहीं ना, पहले तो एक व्यू दिया गया था किसका, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिसिस्ट का, राइट। तो क्रॉस करो इसको। नंबर बी, a phenomenon is described, 3 different hypotheses, sorry, theories regarding its effect presented, a phenomenon is described, ये होगा, नो, क्यों, क्योंकि अगर phenomenon भी हो जाता तो उसके जस्ट बाद क्या है, ऑथर ने अपना व्यू देके तब, सॉरी, हाइपोथेसिस बोल के टोटल 4 हाइपोथेसिस बोली थी, ये 3 ही दिया है तो ये रॉन्ग दिया है, क्रॉस। नंबर सी, अ कॉमनली हेल्ड साइंटिफिक बिलीफ इज रिजेक्टेड, ये हो सकता है, रिजेक्टेड नेगेटिव वर्ड है ना, तो पहले क्या हुआ था, कह रहा था कि एक्चुअली इट इज श्रिंकिंग ना, क्या बोल रहा था, यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग, सॉरी, स्लोइंग ड्यू टू ग्रेविटी, तो स्लोइंग ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट, नेगेटिव, तो इस पर पॉइंट बनाओ ऑप्शन सी पर। नंबर डी इज सेइंग 3 सॉल्यूशंस टू अ साइंटिफिक, एकदम नहीं होगा क्योंकि पहले ही सॉल्यूशन से स्टार्ट नहीं किया था। फ्लो इज व्हाट, कैसे पैसेज लिखा है, फ्लो इज व्हाट, कैसे पैसेज लिखा हुआ है, राइट। देन व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। समझ रहे हैं फ्लो कैसे देखना है, पैसेज किस वे में लिखा गया है, पैसेज में क्या है ये नहीं देखना है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, किस वे में लिखा गया, अगर वो फ्लो या वो प्रोसेस गलत उसने बताया है, जैसे फ्रॉम पैराग्राफ 1 टिल द लास्ट पैराग्राफ, अगर उसने सही फ्लो में लिखा है जिस ऑप्शन में, वही सही होगा, राइट। जरा पैसेज 2 करके एक ऑप्शन लगाओ अपनी तरफ से, ठीक है, देन वी विल डिस्कस द पैसेज 2। फ्लो समझे, फ्लो समझाया, देखो क्या लिखा है, मैं सही आंसर पढ़ रहा हूं, अब कॉमनली हेल्ड साइंटिफिक बिलीफ इज रिजेक्टेड, मतलब क्या है, कह रहा है कि यूनिवर्स ग्रोथ मस्ट बी स्लोइंग ड्यू टू ग्रेविटी, रिजेक्टेड मतलब माइनस ना, नेगेटिव, ठीक है, तो कह रहा है कि जो है, जो यूनिवर्स की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी।
फिर आगे क्या लिखा है, 3 explanations of the for the new belief are evaluated, 3 ऑप्शंस थे, 3 hypothesis को इवेल्युएट किया गया। फिर कह रहा है एंड अ फोर्थ hypothesis is presented as more plausible than the others। फोर्थ वाली किसने दी थी, ऑथर ने। तो यही तो बताया है इसी तरह से, ठीक है। तो पैसेज कैसे लिखा है ये होता है आइडिया फ्लो, पैसेज में क्या है ये ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। आर यू गेटिंग? पैसेज 2 पढ़ो जल्दी से। पोस्टथमसली का मीनिंग लिख लो, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। पैसेज को समझने में दिक्कत आए यू कैन आस्क मी, बट आंसर आपको लगाना है पैसेज को। आर यू गेटिंग द पैसेज? मिलिट्री थ्योरीज कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज। हाँ, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके कुछ वर्क पब्लिश किए गए, क्या क्या लिखे थे, उनकी सोच क्या थी। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि यूनिट स्टैंड टू मैरी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। मैरी मतलब क्या होता है, मिला देना। तो उन्होंने कहा कि जो वार वार होता है ना, वॉर, वॉर का रिजोल्यूशन क्या है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है, कि आप पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजी को मिला दें। आगे पढ़ो, फिर कहाँ हुआ, मैरी मतलब मिला देना ना, तो स्ट्रेटजीज को मिलाने की बात कर रहा हूँ। तो दोनों दोनों स्ट्रेटजी कैसी हैं, दोनों स्ट्रेटजी हैं वॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किसी चीज मतलब किसी झगड़े को मिटाने के लिए कोई तुम अगर स्ट्रेटजी बनाओगे तो वो पॉजिटिव है ना। ठीक है, बोलो पॉइंट्स करो। हाँ, सही हो गया। हाँ, और कितनी थ्योरी है, मैरी द कॉन्सेप्ट ऑफ टू थ्योरी, टू टू याद रखना। नहीं, तो उसी को समझाया, ये तो स्पेसिफिक है ना, उसी को बता रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। हाँ हाँ, ये न्यूट्रल। बस। तो अब देखो, जैसे तुम ऑप्शन देखोगे, टू स्ट्रेटजीज आर डिस्क्राइब्ड, अ जनरल प्रिंसिपल इज यूज्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। बिटवीन देम, दोनों को मिलाने की बात किया था ना, अलग अलग नहीं थी। क्रॉस करो, ए में लिखा है, बी में अ जनरल, ये पहले ही गलत हो गया, एक प्रिंसिपल थोड़ी था, दो प्रिंसिपल्स हैं। टू वेज ऑफ रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट आर यूज्ड एंड द प्रिंसिपल इज यूज्ड टू शो दैट दे आर नॉट इनकम। हाँ, ये हो सकता है। नॉट इनकम्पैटिबल, देखो कितनी अच्छी स्मार्ट लैंग्वेज यूज किया है। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, मतलब कंपैटिबल हो गया। की पॉइंट लगा। हाँ हाँ, ठीक। अच्छा, लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ओवरऑल क्या है, टू स्ट्रेटजीज आर डिस्कस्ड, ठीक है। और कौन थे वैसे, क्लॉजविट्स। देखो, ऑन वार द पोस्ट समस्टली पब्लिश सेमिनल वर्क ऑफ मिलिट्री थ्योरीज कॉल वॉन क्लॉजविट्स। तो जो इनके वर्क थे उनको आफ्टर डेथ पब्लिश किया गया। तो इनका क्लॉजविट्स की थ्योरी ये कहती थी कि टू मैरी, मैरी मीन्स व्हाट, मैरी मीन्स व्हाट, कंबाइन, टू ज्वाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो वॉर रिजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्ट्रेटजी जो थी वो पॉलिटिकल और मिलिट्री थी। तो ये कह रहे थे क्लॉजविट्स की इन दोनों को क्या करो, कंबाइन कर दो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। फिर कह रहा है, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल दैट वॉर इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय द अदर मींस, ठीक है। क्लॉजविट्स rejected a succession of preceding works of military theory for being focused too heavily on practical। अब जैसे बता रहा है कि क्लॉजविट्स ने इंडिविजुअल थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसमें कुछ कमी थी। ठीक है, निगेटिव हो गया ये। फिर इन शॉर्ट, अब उसको फिर डिफाइन कर रहा है शॉर्ट में, इन शॉर्ट क्लॉजविट्स सॉट अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ वॉर। अब देखो, यूनिफाइड भी वही शो कर रहा है मैरी वाला, कि जो थ्योरी ऑफ वॉर है या वॉर रिजोल्यूशन की जो थ्योरी है वो क्या होनी चाहिए, उसमें दोनों कॉन्सेप्ट होने चाहिए, मिलिट्री एज वेल एज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर कह रहा है कि
Clausewitz sought a unified theory of war that encompassed both that the practical considerations of conducting war and the constant reciprocal application of intelligent forces that permit military genius to rise above the fixed rules of traditional military doctrine. हाँ, तो मतलब वही है आपका. तो इफ वी सी द ऑप्शंस, बहुत आराम से एलिमिनेशन कर लोगे अगर आप फ्लो समझ रहे होगे. जैसे ए में लिखा है टू स्ट्रेटजीज आर डिस्क्राइब, ठीक है, एंड अ जनरल प्रिंसिपल इज यूज्ड टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन देम. दोनों स्ट्रेटजीज के बीच कंफ्लिक्ट कहाँ था भाई? ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई. दोनों स्ट्रेटजीज के बीच कंफ्लिक्ट था नहीं. क्रॉस. बी वाला पहले ही गलत हो जाएगा. लिखा है अ जनरल प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब. शुरुआत में क्या डिस्क्राइब हुआ है? टू थे ना. ठीक है, टू स्ट्रेटजी थी तो ये भी हो जाएगा क्रॉस. नंबर सी, two ways of resolving a conflict are introduced and a principle is used to show that they are not incompatible with each other. टू वेज कौन थे? मिलिट्री और पॉलिटिकल. फिर कह रहा है कि एक वे शो किया गया, एक प्रिंसिपल दिया जो कि क्लॉजविट्स ने दिया था. वो क्या दिया था? कि यूनिफाइड थ्योरी ऑफ वॉर, मतलब इनको अगर हम मैरी कर दें, कंबाइन कर दें, तो हम कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. अब कैसे, क्या है लिखा है? अब देखो थोड़ी स्मार्ट लैंग्वेज यूज करेंगे. इसमें लिखा है दे आर नॉट इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर. नॉट इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल मींस व्हाट? कंपैटिबल. भाई माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? नॉट, वैसे मैं कहूं कि यू आर नॉट बैड, तो इसका मतलब क्या है? यू आर गुड. तो नॉट इनकम्पैटिबल मींस व्हाट? यू आर कंपैटिबल. तो यही तो है. सी could be the answer. Number D, a general principle is described and used to discredit a commonly held belief. No, एकदम नहीं है. लास्ट लाइन, ये ये तो पॉजिटिव है ना. कह रहा है रेसिप्रोकल एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस फोर्सेस दैट परमिट मिलिट्री जीनियस टू राइज अबव, मिलिट्री जीनियस टू राइज अबव द फिक्स्ड रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल मिलिट्री डॉक्ट्रिन. वो ये कह रहा था क्लॉजविट्स इन शॉर्ट कि अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का कंबाइंड फॉर्म लाऊं तो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मदद मिलेगी, राइट. तो बेसिकली दिस पैसेज इज डिस्कसिंग द थ्योरी गिवन बाय क्लॉजविट्स, राइट. और कौन सी थ्योरी? यूनिफाइड थ्योरी ऑफ वॉर, राइट. नेक्स्ट इज, मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ में करते हैं, राइट. पैसेज समझ में आया? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसेज समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी फ्लो भी समझ में आएगा. जैसे पैसेज को आप समझ में आ रहा है? पैसेज, पैसेज नहीं समझ रहा है ना, तो देखो अगर पैसेज नहीं समझ आएगा तो फ्लो कैसे आएगा? पैसेज समझ में आना बहुत जरूरी है. किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले पैसेज समझ में आना जरूरी है. क्यों? क्यों मैंने आपको पहले लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन सिखाया? फ्लो तो आप तब चेक कर पाओगे ना कि इसमें मोटा मोटा क्या दिया है. पहले आप लैंग्वेज सिंप्लीफाई करो तब ना. भाई उस चीज को जिसको उसने बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ लिखा है, उसको पहले जनरलाइज कर लोगे, तभी तो तुम फ्लो बता पाओगे कि कैसे लिखा है उसने पैसेज, राइट. तो जैसे मान लो मैंने लिखा कि जैसे इसमें तुमको फिर इसमें समझना पड़ेगा क्या कह रहा है. ऑन वार द पोस्ट समसली, पोस्ट समसली मतलब आफ्टर डेथ, पब्लिश्ड सेमिनल वर्क ऑफ मिलिट्री थ्योरीज. थ्योरिस्ट कौन? कार्ल वॉन क्लॉजविट्स. जब ये इनकी डेथ हो गई तो इनके कुछ वर्क्स पब्लिश किए गए थे, ठीक है. उसको थ्योरी का नाम दिया गया है. क्या थ्योरी है यहाँ पर? यूनिफाइड थ्योरी ऑफ वॉर. इन्होंने कहा क्या कि तुम क्या करो, मैरी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी. पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और मिलिट्री स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट्स को मैरी कर दो. मैरी मतलब कंबाइन कर दो, तो तुम कंफ्लिक्ट या वॉर रेजोल्यूशन, जैसे कोई शहीद हो जाता है या बहुत अच्छा सोल्जर होता है और उसने कुछ अपनी थ्योरीज लिखी हैं अपने एक्सपीरियंसेस पे, तो उसको पढ़ाया जाता है ना. तो उसी टर्म्स में कह रहा है कि इन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिकल और मिलिट्री को अलग अलग रख के हम नहीं जीत सकते हैं. हमें वॉर रेजोल्यूशन कैसे मिलेगा? टू मैरी द कॉन्सेप्ट. तो एक तरफ मैरी लिखा, फिर बाद में जाके देखो यूनिफाइड थ्योरी ऑफ वॉर भी लिखा है. यूनिफाइड थ्योरी ऑफ वॉर मतलब क्या हुआ? वही इन शॉर्ट देखो कहा ना, इन शॉर्ट. फिर पहले कहा कि इंडिविजुअल इनकी बुराई किया. इंडिविजुअल थ्योरी ये अलग अलग ठीक नहीं है, बट कंबाइंड फॉर्म में ठीक है, ठीक. तो इन शॉर्ट क्लॉजविट सॉर्ट अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ वॉर, ठीक. तो तुम पहले पैसेज को समझने की कोशिश करो. जैसे अब जो मैं थर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. जिन लोगों को पहले पैसेज ही समझने में दिक्कत है, वो बहुत प्लीज ध्यान से सुनेंगे पहले, क्योंकि फ्लो उसके बाद आता है, राइट. हैरियट टबमैन वाज बोर्न अ स्लेव इन मैरीलैंड इन 1819 और 1820. इसमें से मेनली क्या जॉट आउट करोगे? हैरियट टबमैन 1819 1820 में बॉर्न हुई थी, इसका लेके मैं क्या करूंगा? मैरीलैंड में बॉर्न की हुई थी, इसका लेके क्या करूंगा? मेरा मेन कैरेक्टर क्या है? हैरियट टबमैन. हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, टबमैन.
हाँ एच टी का, एच टी देखो, जैसे हमें अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना हो तो ठीक है, बट हमें थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे टब मैन रखना पड़ेगा, इतना शॉर्ट करेंगे तो बहुत वो हो जाएगा ना। जैसे मैंने एडली किया था ना, मैं भी तो कर सकता था, क्या था उसका, टीएमए, हाँ टीएमए, हाँ तो तृणमूल कांग्रेस टाइप का लग रहा है ना, जैसे टीएनसी और ये सब नहीं, आप एडले रखिए, जिससे लगे कि वो पर्सन है, पर्सन का सरनेम रखो। और इंग्लिश है तो आसान है ना, हिंदी में दिक्कत होती है कि सिंह ही कहीं है, मिश्रा ही कहीं है, तो उसमें कौन सा मिश्रा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको पता लग जाएगा, अलग सा है सरनेम होता है, तो टबमैन रखते हैं, ठीक है। टबमैन वॉज बॉर्न एज अ स्लेव, यही तो शॉर्ट हुआ। स्लेव क्या होता है, गुलाम, है ना। गुलाम मतलब क्या है, स्लेवरी एरियाज होते थे पहले, जहां पर कौन लोग रहते थे, स्लेव्स, मतलब जो है जो हाँ वर्क फॉर समवन, और थोड़ा उनको इंफीरियर की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे अमेरिका में भी जो ब्लैक पीपल थे, उनको एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता है, अभी भी कई एरिया ऐसे हैं जहां पर उनको बोला जाता है स्लेवरी एरिया, ठीक है। तो हैविंग सफर्ड विशियस बीटिंग्स एज अ चाइल्ड, विशियस मींस व्हाट, क्रूएल बीटिंग्स, लिख लो, विशियस मींस क्रूएल, विशियस बीटिंग्स एज अ चाइल्ड, शी escaped north to Philadelphia when she was approximately 30 years old। तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया। अब शी escaped what, वो भाग गई कहां पर, नॉर्थ टू फिलाडेल्फिया, मतलब वो स्लेवरी एरिया से भाग गई। तो हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, शी escaped फ्रॉम स्लेवरी एरिया, है ना। कहाँ गई, टू फिलाडेल्फिया, ये सब ज्यादा नहीं, वो वहां से निकल गई। नेक्स्ट, over the next several years, Tubman learned the duties of a conductor on the underground railroad। अब टबमैन ने क्या किया, she became a conductor on the underground railroad, a network of people and a secret places used to help slaves escape to non-slave holding territories and to freedom। Means पॉजिटिव, वो क्या कर रही थी, वो ऐसी जॉब स्टार्ट की जिसमें स्लेव पीपल, जो स्लेवरी से भागना चाहते थे, उनको भागने में मदद मिले, तो वो उसी अंडरग्राउंड रेल रोड पे एज अ कंडक्टर वर्क करने लगी। नाउ positive, during this time she worked tirelessly, devoid of fear of her personal safety, to help others escape as she had done through her work। Tubman became acquainted means क्या होता है, परिचित या जानकार होना, मतलब किसी चीज से फेमिलियर हो जाना, टू बिकम फेमिलियर विद समवन। तो एक्वेंट मींस क्या होता है, परिचित या जानकार होना। जैसे आपके कॉलोनी में कोई रहता है तो आप कह दो शी इज नॉट माई फ्रेंड, शी इज जस्ट एन एक्वेंटेंस, मैं जानता हूं, राइट, ठीक है। तो देखा है या थोड़ा फेमिलियर उसको बोलते हैं। तो टबमैन बिकेम एक्वेंटेड विद द अदर फिगर्स whose words and actions would echo down through history, telling both her story and their own। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, लास्ट लाइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या, पॉजिटिव होगी, क्यों, अदर फिगर्स हु वर्ड्स एंड एक्शंस, वो उन लोगों में आ गई जो लोग क्या थे, हाँ, दो स्टोरीज जुड़ गई। जैसे शी वाज व्हाट, शी वाज एन अचीवर, जो है स्लेवरी एरा से निकली, और उन लोगों की मदद भी की उसने जो स्लेवरी एरा से निकलने जा रहे थे। बाकी सारे जो भागे हुए स्लेव्स थे वो थोड़ी मदद कर रहे थे, ये थी। नाउ सी द क्वेश्चन, द ऑथर्स डिस्कशन प्रोसीड्स। अब देखो एक और वर्ड है लैंग्वेज है, प्रोसीड्स मतलब क्या है, वही फ्लो पूछ रहा है। प्रोसीड्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, ए फ्रॉम अ कॉमन क्लेम अबाउट स्लेवरी। अच्छा ये बताओ, कॉमन क्लेम दिया है स्लेवरी का शुरुआत में, जैसे पैसेज फ्लो या आइडिया फ्लो क्या होता है, पैसेज कैसे लिखा गया है, तो शुरू में पैसेज में क्या लिखा गया है, अगर वैसा ऑप्शन में नहीं शो रहा है देन इट वुड बी रॉन्ग। जैसे मान लो लिखा है फ्रॉम अ कॉमन क्लेम अबाउट स्लेवरी, शुरू में कॉमन क्लेम दिया था, शुरू होते ही तो एच टी आ गई, है ना, एच टी आ गई, तो क्या है, क्या होगा, ये कॉमन क्लेम नहीं है, मतलब इसकी स्टार्टिंग गलत बोल रहा है, क्रॉस। फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स ओवरकमिंग, ये हो सकता है, इंडिविजुअल कौन था, वो टर्म में, कि फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स ओवरकमिंग, ओवरकम मींस क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम से निकल के बाहर निकल कर आना, ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल टू अ रिकग्निशन ऑफ दैट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हेल्प अदर्स ओवरकम अ सिमिलर ऑब्स्टेकल। हो सकता है कि इसने क्या किया, उसकी रिकग्निशन ऐसे भी बन गई कि दूसरों को भी हेल्प कर रही थी वो, ठीक है। तो बी पर पॉइंट लगाइए, हो सकता है। C, from a specific observation about an individual to a more general claim, again general claim, जनरल क्लेम कहीं पूरे पैसेज में है ही नहीं,
जनरल क्लेम अबाउट स्लेवरी इज नॉट देयर इन द पैसेज। देखिए है कहीं जनरल क्लेम दिया हुआ है? टी क्रॉस करिए। नंबर डी, फ्रॉम एडिक्शन ऑफ अ predicament faced by a particular individual to a more general observation, again general observation, general is not given, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपकी? कुछ समझ में आया? मीनिंग समझ में आ रही? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले पैसेज समझें। कुछ भी समझने से पहले आपका पैसेज को समझना बहुत जरूरी है, राइट? एंड इन योर ओन वर्ड्स, मैं अगर पूछूं पैसेज से क्या समझे हो, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर एक मिनट सर, मैं दिया सर वही कि जब मैन वाज बोर्न स्लेव, हाँ, और सर फिर वो जो है ओवर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स जब मैन लर्न ड्यूटीज, वही पढ़ने लगते हैं। अरे ये नहीं, आप समझ गए ना, तो फिर पैसेज में मत देखिए, आप अपने वर्ड्स में बता दीजिए ना। मान लो लैंग्वेज का वो आपका कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो यू कैन टेल मी इन हिंदी, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज। व्हाई एम आई डूइंग दिस? एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आरसी नहीं देखना है, रिविजिट किए तो आप गए। व्हाई? इट किल्स योर टाइम। अगर आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया, देखो रिविजिट कब करना पड़ेगा? जब आपको डेटाबेस क्वेश्चन होगा, अरे यार 1816 था या 1819 था, चलो देख लेते हैं, 30 years old था, तो डेटा छुपता ही नहीं है, चाहे जितना बड़ा पैसेज हो डेटा तो दिख जाएगा ना, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन इन्फ्रेंस की टेंशन लो। इन्फ्रेंस तुम एक बार ले लो, फिर पैसेज मत देखना। उसी इन्फ्रेंस से आप सारे प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल थीम, जो भी क्वेश्चन आए उसी इन्फ्रेंस से करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आइडिया फ्लो क्या पूछता है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग द पैसेज, कैसे लिखा गया है। अगर उस वे में नहीं बता रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन क्या लिखा गया है तो पहले ही आपको जानना होगा ना, राइट? नाउ नंबर 4, forensic handwriting analysis, a pattern matching discipline in which an examiner compares a known handwriting sample। इसमें जो पैसेज का सब्जेक्ट है वो क्या है? फोरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस, ठीक है। इन आरसी पैटर्न मैचिंग डिसिप्लिन इन विच एग्जामिनर, हाँ ये न्यूट्रल है, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। फोरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात कर रहा है, पैटर्न मैचिंग डिसिप्लिन इन विच एन एग्जामिनर कंपेयर्स अ नोन हैंडराइटिंग सैंपल। नोन हैंडराइटिंग सैंपल मतलब to the handwriting on a questioned document to determine whether the person who created the known sample also wrote the questioned document। एक बात बताइए, जो आप साइन कर लेते हैं, क्या वो साइन ये कर सकती हैं? हुँ? पता नहीं, क्या सीख सकती है ना। एक पूरा दिन लगा दें, पूरा एक पेज पे करते चले जाएं, कर लेंगे, ठीक है। और इन्होंने आपके नाम से एक लेटर लिख दिया सुसाइड का, है ना, और आपका मर्डर हो गया, ठीक, तो केस ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे हैंड राइटिंग एनालिसिस से कि भाई इन्होंने सुसाइड कर लिया, लाइफ तो बहुत टफ थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कह रहा है कि जो फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस होती है, जैसे फॉरेंसिक्स में कई चीजें भेजी जाती हैं, जैसे मैंने ये मोबाइल फोन ले लिया तो मैं भेजूंगा, फिंगरप्रिंट्स भी देखा जाते हैं, ब्लड के ट्रेसेस देखे जाते हैं, डीएनए भी देखा जाता है, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस, हैंडराइटिंग की एनालिसिस भेजी जाती है, जैसे ये लेटर किसने लिखा था। तो क्या होता है, तो ऑथर ये कह रहा है कि ये जो है लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज होता है, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रांटेड रेसिप्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेस्टिमनी, सच फोरेंसिक एनालिसिस इज एन इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड बट ऑफन पावरफुल एविडेंशियरी टूल एम्प्लॉयड बाय प्रोसिक्यूटर्स टू कन्विंस ज्यूरीज ऑफ अ डिफेंडेंट्स गिल्ट, बट शुड सच एविडेंस इवन बी एडमिसिबल एट ट्रायल। कह रहा है क्या ये जो फोरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस यूज की जाती है कोर्ट के रूम में, कोर्ट के प्रोसीजर्स में, जज को भी प्रोड्यूस की जाती है, क्या ये जस्टिफाइबल है, क्या ये प्रॉपर एविडेंस है? ऑथर का क्वेश्चन ये है, कह रहा है ना कि सच एविडेंस इवन बी एडमिसिबल एट ट्रायल, ट्रायल पर इसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, या एडमिसिबल है ये, जज इसको मानना चाहिए। मैंने कहा तो आपको कि कोई भी तो हैंड राइटिंग बना सकता है, तो उसके बेसिस पे जज तो डिसीजन सुना देगा, बट हो सकता है कि कोई जो रियल कल्प्रिट है वो बच जाए, या जो इनोसेंट है वो फंस जाए। न्यूट्रल है, एक क्वेश्चन रेस कर रहा है ना, जैसे कई बार हैंडराइटिंग एनालिसिस सही भी हो सकती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिगिंस विद अनदर क्वेश्चन। अब कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर एक अनदर क्वेश्चन से आता है कि इस फोरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस इज साइंस। साइंस किसको बोलते हैं? हाँ? अरे क्वेश्चन का एक रीजन दे दे, जैसे मैं कहूँ चाय क्यों पी रहे हो, अच्छी लगती है, रीजन तो है, लेकिन ये साइंस नहीं है। चाय क्यों पीते हो, अच्छी लगती है, ये कैसा रीजन है?
साइंटिफिक रीजन है तो कैसा रीजन है? यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं है। ये देखो रीजन मैंने दिया, फिलोसफिकल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक क्या होगा? दैट हैज बीन प्रूवन ना। जो प्रूव किया जाता है वही तो साइंटिफिक है। जो प्रूवन है दैट इज साइंटिफिक। तो कह रहा है कि क्या फॉरेंसिक हैंड राइटिंग एनालिसिस साइंटिफिक है? Recent federal appeals court decisions are split on this issue, which is critical to the discrimination of the proper legal standard to be used by trial courts in ruling on the admissibility of forensic handwriting evidence. क्या कह रहा है? ये स्टिल एक क्वेश्चन है और इस पर जो है कई डिस्कशंस हैं। मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर लीगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में इसको हम यूज ना करें तो ठीक है। जैसे ऑथर कह रहा है कि इसको लोग कर रहे हैं, ऑथर ने शुरू के पार्ट्स में ये पोर्ट्रे किया है कि ऑथर जैसे जो लॉयर्स हैं वो इसको बहुत आराम से यूज कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स में, लीगल प्रोसीडिंग्स में। लेकिन क्या ये जस्टिफाइबल है? जैसे आप डीएनए रिपोर्ट यूज करते हैं, वो ठीक है, क्यों? दैट इज द पार्ट ऑफ साइंस, वो प्रूवन है ना। आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सही की, ठीक है, आपने फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट की, तो वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता ना। बट हैंड राइटिंग कैन बी कॉपीड। तो कह रहा है इट इज एक्चुअली नॉट अ साइंस, ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, राइट? नाउ सी द फ्लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज एज अ होल? Number A, a type of forensic analysis is described as controversial. Its value in courtroom proceedings is presented and questions regarding its admissibility at trial are raised. हो सकता है point. The benefits of using an evidentiary tool are debated. Benefits नहीं गिनाया है शुरू में। शुरू में आपने क्या पॉजिटिव साइन बनाया था, न्यूट्रल बनाया था ना। तो अगर शुरू में पॉजिटिव ही बोल दे बेनिफिट्स तो उसको काट दीजिए, देखते ही फ्लो करने का ये पैटर्न होता है, राइट? बी काट दिया। सी, द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप एविडेंस इज व्यूड एज थ्योरेटिकली प्लॉजिबल। फिर है, मेरा जब पॉजिटिव था ही नहीं तो स्टार्टिंग गलत बोल रहा है। सी क्रॉस, अ टाइप ऑफ फोरेंसिक एविडेंस इज डिस्कस्ड who will point regarding its admissibility are outlined and one of those viewpoints is endorsed at the expense of the other. No, at the expense of the other ये कहा है? वन इज एंडोर्स्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ये कहाँ है? ये तो पैसेज में कहीं है ही नहीं, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब पैसेज 5 इज नॉट द फ्लो, इट इज प्राइमरी पर्पस। इट इज प्राइमरी पर्पस। बट द थिंग इज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द पैसेज, राइट? तो मैं इसको करने से पहले आरसी 5 को, पैसेज 5 को करने से पहले आप जरा आरसी 1 खोलिए। आरसी 1, आरसी 1 नहीं है? नहीं, ये तो दूसरा है, तो सेकंड क्लास का टॉपिक है। हाँ, नहीं ये है। तीनों अटैच था ना आरसी।
अब बताओ क्या है ग्रैंडिन के बारे में? ऑथर इज व्हाट? ऑथर स्टोन टुवर्ड्स ग्रैंडिन इज व्हाट? पॉजिटिव। यस, वेरी गुड। फेवरिंग, फेवरेबल, राइट। ठीक है। अच्छा, आगे क्या बताया इसमें? इन शॉर्ट बताना, जैसे ये नहीं कि आप फिर वो पैसेज डिस्क्राइब करने लग जाओ। शी मेड हर वीकनिंग एज अ स्ट्रेंथ। यस, वेरी गुड। जैसे पहले बताया कि जो है ग्रैंडिन के साथ कुछ दिक्कतें हैं, राइट। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है? शी वॉज अ फोटो रियलिस्टिक विजुअल थिंकर, able to construct and examine complex designs in our mind before they are constructed, just as someone might examine a photograph of the built object down to the last detail. Means what? एक चीज लिखी है यहाँ पर, लाइन पे देखना, डिस्पाइट these disadvantages means in the initial portion author has discussed the disadvantages of Grandin, but in the last portions of the passage he wrote that how Grandin tackled all the tough situations and make a positive result. ठीक है? तो yes, not optimism, that is favorable. ऑप्टिमिज्म क्यों बताओगे भाई? मैंने आपसे क्या कहा? ऑप्टिमिज्म तब होगा जब शुरू से लेकर अंत तक वैसा ही चलता। बट डिस्पाइट डिसएडवांटेजेस उसने एडवांटेजेस गेन किया, तो इसका मतलब क्या है? फेवरेबल। नाउ सी, प्राइमरी पर्पस में क्या बताते हैं? इन्फ्लुएंस। वाइड ऑफ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ एन अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट होगा। एग्जामिन द हिडन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, outline the historical understanding and treatment of a medical condition, praise an accomplished inventor for turning an apparent disadvantage into an advantage. D is the correct answer. D is, आप लोग में D है? नहीं? ओके, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, ये अलग है, ये प्राइमरी पर्पस का है। प्राइमरी पर्पस होता है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में आता है। प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और मेन पॉइंट, ये सब क्या मांगते हैं कि ऑथर ने पैसेज लिखा क्यों है? ऑथर ने पैसेज लिखा क्यों है? ये था ऑथर ने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये है प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस क्या है? मेरे पैसेज लिखने का इंटेंशन क्या था? तो इंटेंशन ये था कि प्रेज एन अकम्प्लिश्ड इन्वेंटर फॉर टर्निंग एन अपेरेंट डिसएडवांटेज इनटू एन एडवांटेज। तो जो डिसएडवांटेज दिख रहा था उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करना इज व्हाट? इज गुड। और अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अगर वो बहुत करता तो वो नेम डाल सकता था ग्रैंडिन का। लेकिन प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसमें हम एकदम जेनरिक स्टेटमेंट्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? जनरल स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आफ्टर दैट वो आरसीज तो आपको मिलेंगे ही। वी विल डिस्कस व्हाट सेकंड क्लास इज व्हाट प्रोनाउन, राइट। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना, क्योंकि ग्रामर में कुछ ही चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। वो चीजें सीखेंगे हम। क्लियर? 5 मिनट्स ब्रेक।